हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट अनुष्का बायोलॉजी 360। सो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तो कल एक लेक्चर हो गया था, आज हम इसको ख़त्म कर देंगे। इसके साथ साथ हमारी 12th क्लास की भी लास्ट क्लास है। तो आगे मुझे बता देना कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो तुम लोग 11th में सबसे पहले, ठीक है? फिर हम फटाफट से 11th ख़त्म करके वन शॉट लेक्चर शुरू करेंगे। ओके, तो हम जीन थेरेपी पढ़ते हैं अभी, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। अगर कोई पर्सन बॉर्न होता है जिसको कोई हेरिडिटरी डिजीज़ होती है, तो क्या ना करेक्टिव थेरेपी भी टेकन फॉर सच डिजीज़, क्या हम कोई ऐसी थेरेपी ले सकते हैं उस बीमारी को कम्प्लीटली क्योर करने के लिए? जीन थेरेपी इज़ एन अटेम्प्ट टू डू दिस। इस चीज़ के लिए इसका आंसर छुपा है जीन थेरेपी में। तो जीन थेरेपी कहती है हाँ भाई कर सकते हैं। जीन थेरेपी इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज़ बीन डायग्नोस्ड इन चाइल्ड एम्ब्रियो। जीन थेरेपी के अंदर बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं जिसके अंदर जीन डिफेक्ट को सही करा जा सकता है। अगर वो जीन डिफेक्ट किसी चाइल्ड या फिर एम्ब्रियो में हमको पता लगता है तो हम जीन डिफेक्ट को सही कर सकते हैं। यहाँ पर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल्स एंड टिश्यू टू ट्रीट अ डिजीज़। यहाँ पर कोई भी जीन होती है उसको किसी भी आदमी के सेल या फिर टिश्यू में डाला जाता है ताकि हम बीमारी को ट्रीट कर सकें। Correction of a genetic defect involved delivery of a normal gene into the individual or embryo to take over the function of compensate and for the non-functional gene। इसका मतलब है जेनेटिक डिफेक्ट को सही करने के लिए हम किसी भी इंडिविजुअल के एम्ब्रियो में अपना जो जीन है उसको डालते हैं, नॉर्मल जीन को डालते हैं, मतलब हम अपने डिज़ायर्ड जीन को डालते हैं किसी भी पर्सन के एम्ब्रियो में, ताकि जो नॉन फंक्शनल जीन काम नहीं कर पा रही है वो काम को हमारा वाला जीन परफॉर्म कर सके या फिर कंपनसेट करके उस बीमारी को ठीक कर सके। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारा घर है, एक तो तुम बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, तब तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी इस बीमारी का इलाज करना है तो उन्होंने भेज दिया तुम्हारी बड़ी दीदी को। तुम्हारी बड़ी दीदी आई और उन्होंने क्या काम कंपनसेट करा, जो काम तुम नहीं कर रहे थे। अब जो काम तुम नहीं कर रहे तुम्हारी दीदी कर रही है, तो कंपनसेट तो हो गया ना, बीमारी तो एक तरीके से ठीक होएगी, काम तो हो ही रहा है घर का, मम्मी को यही चाहिए था। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है। जो पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी है वो 1990 के अंदर 4 साल के एक बच्चे को दिया गया था जिसके अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी थी। एडीए था, मतलब एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी थी। ये जो एंजाइम होता है ना, ये बहुत क्रूशियल होता है क्योंकि इसी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम काम कर सकता है। द डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज। ये डिसऑर्डर क्यों होता है? क्योंकि एक जीन डिलीट हो जाती है जो कोड करती हैं एडिनोसिन डीएमिनेज के लिए। तो कुछ बच्चों के अंदर जिनके अंदर एडीए डेफिशिएंसी होता है उनको हम क्योर कर सकते हैं बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। क्या तो बोन मैरो ही ट्रांसप्लांट कर दो। इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। और कुछ के अंदर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से भी हम वो बीमारी ठीक कर सकते हैं, जिसके अंदर फंक्शनल एडीए दिया जाता है पेशेंट को इंजेक्शन के थ्रू। लेकिन बात दोनों ही अप्रोचेज़ में ये है कि ये कम्प्लीटली क्योरेटिव नहीं है। कम्प्लीटली क्योरेटिव नहीं है इसका मतलब है बार बार करवाना पड़ेगा ये चीज़। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन मतलब एक बार हो गई तो भी बीमारी दोबारा आ सकती है, और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से भी ये पूरी तरीके से बीमारी की जड़ ख़त्म नहीं होगी। एज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स जीन थेरेपी की तरफ पहला कदम बढ़ाते हुए लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन अ कल्चर आउटसाइड द बॉडी। किसी भी पर्सन की बॉडी के बाहर हम लोग लिम्फोसाइट को ग्रो करवाते हैं। अ फंक्शनल एडीए सी डीएनए, एक फंक्शनल एडीए सी डीएनए जिसको हम रिट्रोवायरल वेक्टर का इस्तेमाल करके हम उन लिम्फोसाइट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फंक्शनल एडीए सी डीएनए, ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, उसका नाम है, ठीक है। नॉन फंक्शनल था पहले एडीए वाला डीएनए। अब एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो। फंक्शनल एडीए सी डीएनए हम लोग उन लिम्फोसाइट्स के अंदर इंसर्ट करवाते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ वेक्टर हम लोग एनिमल्स के केस में रिट्रोवायरस यूज़ करते हैं। तो रिट्रोवायरल वेक्टर का इस्तेमाल करके एडीए सी डीएनए हम लोग उस लिम्फोसाइट में डलवाते हैं। फिर बार बार विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट, फिर बार बार उन पेशेंट को ये चीज़ दी जाती है। हाउएवर, जैसा कि हमको पता है लिम्फोसाइट इमॉर्टल होती नहीं है, इनका कुछ लाइफ स्पैन होता है, बाद में ही मर जाती हैं। तो पेशेंट को पीरियोडिक इन्फ्यूजन चाहिए इनका ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। तो उनको बार बार ऐसे लिम्फोसाइट की ज़रूरत पड़ती है जीवन भर। हाउएवर, अगर हम if the gene isolate from marrow cells producing ADA is introduced into cell laterally, अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही
इस बीमारी को ठीक करते हैं। अगर हम ADA ऐसी सेल्स डाल दें, एक मिनट, however if the gene isolate from the marrow cells producing ADA is introduced into cell, तो मतलब ऐसी सेल जो ADA बना रही है उसको हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डाल दें उस किसी भी पर्टिकुलर फिटस के अंदर, तो ये बीमारी परमानेंटली क्योर हो जाएगी। ठीक है। दूसरा आगे आता है बेटा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए तो उसका जल्दी पता लगना भी ज़रूरी है। ठीक है, वो बात है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो जब ऑलरेडी वो बीमारी इतनी बढ़ चुकी है उसके बाद में उसका कोई इलाज ही नहीं है तो क्या फ़ायदा फिर रोक के अब। तो इसीलिए हमको पहले बीमारी का जल्दी पता लगना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम उसको कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी को पढ़ सकें, उसकी टिश्यू रीडिंग कर सकें, तभी हम बीमारी के इलाज के बारे में बता सकते हैं। अगर हम कन्वेंशनल मेथड के ऊपर रहें, मतलब सीरम या फिर यूरिन एनालिसिस के ऊपर टिके रहें, अर्ली डिटेक्शन, तो हम जल्दी पता नहीं लगा पाएंगे किसी बीमारी का। लेकिन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, PCR मैंने बताया था, एलिजा एड्स के केस में बताया था, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे ये कुछ ऐसी टेक्निक हैं जिनकी वजह से हम लोग किसी भी बीमारी का जल्दी से फटाफट से पता लगा सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरिया है, वायरसेस है, कुछ भी है, नॉर्मली सस्पेक्ट होता है कब, जब वो कोई सिम्टम देता है। मतलब जब किसी, मान लेते हैं तुमको कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है, लेकिन बैक्टीरियल डिजीज़ का तुमको तब पता चलेगा ना जब वो बैक्टीरिया कुछ सिम्टम दिखाएगा तुम्हारी बॉडी में। तुमको अगर टाइफाइड भी है तो उसके अंदर तुमको बुखार होना चाहिए उसके अंदर, है ना, और तभी डॉक्टर को पता चलेगा कि भाई इस आदमी को टाइफाइड है। अगर बैक्टीरिया अंदर चुपचाप दुबक के बैठा है, कुछ कर ही नहीं रहा तो तुमको कैसे पता चलेगा कि भाई इसको टाइफाइड है ना। हमको किसी भी बीमारी का तभी पता चलता है जब वो कोई सिम्टम देना शुरू करती है। बाय दिस टाइम, इस टाइम तक उस पैथोजन की कंसंट्रेशन ऑलरेडी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। हाउएवर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस एट अ टाइम व्हेन द सिम्टम ऑफ डिजीज़ आर नॉट येट विजिबल। लेकिन जब बैक्टीरिया और वायरसेस की कंसंट्रेशन कम होती है, अब देखो ऊपर क्या लिखा था, तुमको किसी बीमारी का तभी पता चलेगा जब वो डिजीज़ तुमको सिम्टम देगी। लेकिन जब वो सिम्टम देगी ना, उस टाइम तक तो उस बैक्टीरिया वायरस की कंसंट्रेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और जब सिम्टम नहीं आए हैं, मतलब बैक्टीरिया वायरस की कंसंट्रेशन अभी कम है तुम्हारी बॉडी में, तब हम उसको कैसे डिटेक्ट करें? तब हम कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड बाय PCR। तो PCR से उनके न्यूक्लिक एसिड का एम्प्लीफिकेशन करवा के हम लोग इजीली पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में ये बैक्टीरिया, ये वायरस छुप के बैठा है और ये बीमारी हमको है। ठीक है। PCR इज़ नाउ रूटीनली यूज्ड। अब हम PCR को इस्तेमाल कर रहे हैं HIV को डिटेक्ट करने के लिए सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट के अंदर। इट इज़ बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स टू। जो कैंसर पेशेंट्स हैं उसके अंदर भी, कैंसर पेशेंट में क्या होता है, जीन्स के अंदर म्यूटेशन होती है, उसको फटाफट से पता करने के लिए भी हम PCR का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है और बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर का पता तुरंत से तुरंत लगा सकती है। क्या हो रहा है इसको। अब आता है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RNA। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RNA है जिसको तुम किसी रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ टैग कर दो, उसको अब हम नाम देते हैं प्रॉप। व्हाट इज़ प्रॉप? सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RNA जिसको हम किसी रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से टैग कर देते हैं। फिर उसको अलाउ करा जाता है हाइब्रिडाइज करने के लिए उसके कॉम्प्लीमेंट्री DNA के लिए। ठीक है। इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। उस प्रॉब को हम हाइब्रिडाइज करवाते हैं। हाइब्रिडाइज करवाते हैं किसके साथ? उसके कॉम्प्लीमेंट्री DNA के साथ। इन अ क्लोन ऑफ सेल्स, और सेल्स के अंदर क्लोन करवाते हैं। फिर डिटेक्शन होता है ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर इन द फोटोग्राफिक फिल्म। जो क्लोन होता है, जो म्यूटेटेड जीन जिसके पास है, तो वो उसके अंदर दिखाई नहीं देगा फोटोग्राफिक फिल्म में, क्योंकि जो प्रॉब है उसके पास कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं रहेगी विद द म्यूटेटेड जीन, क्योंकि प्रॉब किसी भी म्यूटेटेड जीन के साथ कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं रखेगा तो वो उस फोटोग्राफिक फिल्म में शो ही नहीं होगा। ठीक है बेटा। एलिजा किसके ऊपर बेस्ड है? एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। इन्फेक्शन ऑफ बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द, अगर हमारी बॉडी में कोई एंटीजन्स हैं, मतलब अगर हमारी बॉडी में कोई
पैथोजन घुसा है तो उसके अगेंस्ट हम लोग एंटीबॉडी बनाएंगे। तो इस तरीके से उन एंटीबॉडी का नेचर देख के कि किस टाइप की एंटीबॉडी बनी है उसको देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी है। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड है कौन सा बेटा, एलिसा। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड, पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ है तो हम लोग उसका पता कर सकते हैं एंटीजन की प्रेजेंस से। एंटीजन कुछ नहीं होते, प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन्स मॉलिक्यूल होते हैं। और मैं डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन, और कौन सी एंटीबॉडी हम लोगों ने बनाई है उस पैथोजन के अगेंस्ट उसको हम देख लें तो भी हम पता कर सकते हैं कि हमको क्या बीमारी है। आगे आता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, छोटा सा, बहुत छोटा सा टॉपिक बच रहा है अपना, बस ख़त्म ही होने वाला है चैप्टर। ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स, animals have had their DNA manipulated to possess and express an extra foreign gene are known as transgenic animals। ऐसे एनिमल जिनका DNA हम मैनिपुलेट कर चुके हैं अपने यूज़ के लिए उनको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहेंगे। ट्रांसजेनिक रैट होते हैं, रैबिट होते हैं, पिग होती हैं, शीप होती हैं, काव होती हैं, फिशेस तक होती हैं, लेकिन 95% तक जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वो माइस होते हैं। ये बात आई हुई है नीट में। 95% ट्रांसजेनिक एनिमल कौन होते हैं, माइस होती हैं। और अब क्यों करते हैं हम लोग ऐसा, क्या ज़रूरत है? पहला है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। एक मिनट, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ आर जीन्स रेगुलेटेड। हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन सी जीन क्या काम करती है, क्या रेगुलेट करती है, तो हम उन जीन्स की स्टडी कर सकते हैं इजीली। एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ बॉडी एंड डेवलपमेंट, और किस तरीके से वो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को ऑल्टर करती हैं, कौन से बॉडी फंक्शन पे वो काम करती है, क्या रोकती है, क्या डेवलप करती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम अदर स्पीशीज दैट alter the information by this factor and studying the biological effect that result information is obtained about the biological role of the factor in the body। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर फैक्टर है वो हमारी बॉडी में आया, किस तरीके से वो काम कर रहा है, उसकी अगर सारी जानकारी हमको लेनी है तो हम किसी भी एनिमल का सहारा ले सकते हैं। हम अपना कोई फॉरेन DNA उसके अंदर डाल के देख सकते हैं कि क्या क्या नॉर्मल फंक्शंस अगर परफॉर्म कर रही है तो उसमें क्या क्या बीच में रुकावटें आई। मतलब मैंने किसी भी ऑर्गेनिज्म में अपना अगर फॉरेन DNA डाला है तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा। तो क्या चेंज आया, कैसे चेंज आया, क्या नॉर्मल एक्टिविटीज़ थी जो अभी नहीं हो रही हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ हम इजीली उस टाइम पे उन एनिमल्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। फिर आता है स्टडी ऑफ डिजीज़। मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल, बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल का मॉडल बनाया जाता है अलग अलग बीमारियों को पढ़ने के लिए। are designed to increase our understanding of how gene contribute to the development of disease। किस तरीके से जीन्स सहारा देती हैं डिजीज़ के डेवलपमेंट होने में, मतलब डिजीज़ के डेवलप होने में जीन्स का किस प्रकार से रोल है। These are specially made to serve as models for human disease so that investigation of new treatment for disease is made possible। ये मेनली ह्यूमन्स के लिए मॉडल की तरह काम करते हैं ताकि हम ये सारी चीज़ें पढ़ सकें कि डिज़ीज़ का जो नया ट्रीटमेंट है वो किस तरह से होगा, तभी हम नई नई डिज़ीज़ के लिए नए नए ट्रीटमेंट का खोज कर सकते हैं। आज हम अगर देखें तो ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारी ह्यूमन डिजीज़ के लिए, जैसे कैंसर के लिए भी, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी होता है, अल्ज़ाइमर डिजीज़ के लिए भी होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए भी बेटा होता है। तीसरा आता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज़ कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बट सच प्रोडक्ट आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। जो मेडिसिन होती हैं जो हम बहुत सारे ह्यूमन डिजीज़ को क्योर करने के लिए क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उनके अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, बट ऐसे प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत महंगे भी होते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस यूज़फुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, तो ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल जो बहुत खुद में ही एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो खुद में ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, खुद में ही काफ़ी क्या है, यूज़फुल है, तो हम ऐसे बना सकते हैं। कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ DNA विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज। इसमें तुमको एग्जांपल से पता चलेगा, जैसे कि ह्यूमन प्रोटीन है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एम्फाइसीमा को क्योर करने के लिए। सिमिलर अटेम्प्ट हम लोगों ने बनाए थे कौन सी
बीमारी को ट्रीट करने के लिए, फिनाइलकीटोनूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट करने के लिए। 1997 के अंदर पहली ट्रांसजेनिक काउ जिसका नाम था रोज़ी, उसको प्रोड्यूस करा गया, जिसके अंदर ह्यूमन एनरिच्ड प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क था, लगभग 2.4 ग्राम्स पर लीटर। वो इतना अच्छा प्रोटीन का कंटेंट देती थी। तो जो ऑर्गेनिज्म खुद में ही इतना बेहतर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनके अंदर हम थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन करेंगे तो हम लोगों के लिए तो और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो पहली ट्रांसजेनिक काउ थी रोज़ी। उन्होंने क्या दिया, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क दिया, लगभग 2.4 ग्राम पर लीटर। अब ये जो मिल्क है, मिल्क के अंदर ह्यूमन अल्फा लैक्टल्ब्यूमिन होता है, जो कि न्यूट्रिशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड प्रोडक्ट होता है ह्यूमन बेबीज़ के नेचुरल काउ मिल्क से। नेचुरल काउ मिल्क माना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बट उससे थोड़ा सा ज़्यादा हेल्दी ये होता है छोटे बेबी के लिए। समझ गए। फिर आता है वैक्सीन सेफ्टी। अब ऐसा तो है नहीं नई नई वैक्सीन बना इंसानों में ठोक दी जाके, किसी एनिमल के ऊपर ही टेस्ट करते हैं बेटा। ठीक है, वैक्सीन सेफ्टी मतलब ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमंस। जैसे ही हम कोई वैक्सीन बना लेते हैं, नई वैक्सीन बनाते हैं, तो ह्यूमंस के ऊपर टेस्ट करने से पहले हम उसको किसी ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर ट्राई करके देखते हैं। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट। हम लोगों ने बहुत सारी वैक्सीन का टेस्ट करा है, जैसे कि पोलियो वैक्सीन माइस के ऊपर। तो अगर वो सक्सेसफुल होता है या रिलायबल दिखता है तो हम फिर उसके बाद मंकीज़ के ऊपर टेस्ट करते हैं वैक्सीन्स का, पहले माइस के ऊपर, फिर मंकीज़ के ऊपर, एंड देन लास्ट में हम किसी ह्यूमन के ऊपर टेस्ट करते हैं। फिर तो टेस्ट नहीं होता, मतलब फिर तो ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट ही हो गया। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, दिस इज़ नॉन एज टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग। इसको हम लोग टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी मतलब के नाम से भी जानते हैं। जो प्रोसीजर होता है वो सेम वैसा ही होता है जैसे हमने ड्रग्स के टेस्टिंग के टाइम पे लिया था। तो ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड दैट कैरी जीन्स विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर हम लोग ऐसी जीन्स डालते हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस से, जितना कि नेचुरल वो ऑर्गेनिज्म नहीं था। ठीक है, मतलब पहले अगर वो किसी चीज़ के लिए सेंसिटिव था तो मतलब इतनी ज़्यादा पहले, अच्छा सारी चीज़ें छोड़ो, पहले देखते हैं अगर कोई एनिमल है, नॉर्मल एनिमल है, नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल मान लेते हैं, वो पहले 20 चीज़ों के लिए सेंसिटिव था। ठीक है, अब जो हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया ना वो 40 चीज़ों के लिए सेंसिटिव है, ऐसा है। ठीक है, तो जो नॉर्मल एनिमल है उससे ज़्यादा वो क्या हो गया, अब सेंसिटिव हो गया उन टॉक्सिक से। सॉरी, आज मैं बहुत ज़्यादा बोल रही ना, इस वजह से मैं ऐसे बोल रही हूँ। दे आर देन एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंस, फिर उनको टॉक्सिक सब्सटेंसेस के अंदर एक्सपोज कर दिया जाता है, और फिर क्या क्या इफ़ेक्ट उनके अंदर आते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल विल अलाउस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन लेस टाइम, फिर हम लोगों को कम टाइम के अंदर रिजल्ट मिलता है, तो ये अच्छी बात है। देन हमारा लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, इतना बड़ा क्यों हो गया भाई, ये वैसे इसमें कुछ है नहीं खास। एथिकल इश्यूज़, देखो, द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। अगर इस तरीके से चलते रहे तो हम लोग बहुत सारे एनिमल्स को एक्सटिंक्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसा ही होते आया है पहले भी और अभी भी ऐसा ही होगा। सम एथिकल स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड टू इवेलुएट द मोरालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटी दैट माइट हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई हम लोग ऐसे किसी भी, हर एक एनिमल की अपनी लाइफ है, ठीक है, तुम्हारी भी है। अब तुम पे आके ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट करे तुमको अच्छा लगेगा नहीं ना। तो इसी तरीके से तुम जाके किसी भी माइस को पकड़ के मार रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो हर एक की अपनी लाइफ है, तो बहुत तो सेफ्टी से ये चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कम से कम वो मरे नहीं, और जिए भी तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सके। माना तुमने थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करी है, बट स्टिल दैट कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ, इतना तो छोड़ो कम से कम। Going beyond the morality of such issues, the biological significance of such thing is also important. Genetic modification of organism can have unpredictable result with such organism are introduced into the ecosystem. देखो, अगर हम किसी भी एनिमल के अंदर डीएनए ही ऑल्टर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके अच्छे इफेक्ट के साथ बुरे इफेक्ट भी आ सकते हैं। तो क्या पता वो हमारे इकोसिस्टम के लिए अच्छा ना हो, और क्या पता उस खुद ऑर्गेनिज्म के लिए भी ये चीज़ें ठीक ना हो। ठीक है, इन चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो देयरफॉर जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, उन्होंने कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं जैसे कि GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, which will make decision regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM organism for public service, जो कि ये ध्यान रखेगी
कि ये जो जीएम रिसर्च हो रही हैं इनकी वैलिडिटी के रिगार्डिंग सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस, और कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, अगर हमने इंट्रोड्यूस करा है लोगों की सर्विस के लिए तो वो सेफ़ तो है ना। ठीक है, तो ये जीईएसी का काम होता है कि भाई सारे के सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को ये लोग टेस्ट करेंगे कि इफ़ दे आर सेफ और नॉट। ओके, द मॉडिफिकेशन यूसेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस, जैसे कि एज फूड एंड मेडिसिन सोर्स फॉर एग्जाम्पल, हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विथ पेटेंट ग्रांटेड फॉर सेम। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूसेज है अगर हम फूड और मेडिसिन के लिए देखें तो कुछ प्रॉब्लम्स और हुई हैं, जैसे कि पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम। तो क्या बता रही थी मैं, हाँ, तो अगर हमें कोई नई चीज़ हमने बनाई है तो उसका पेटेंट लिखवाना ज़रूरी होता है। पेटेंट मतलब अगर हम लोगों ने कोई नई चीज़ इन्वेंट करी है तो उसकी सारी डिटेल्स हम लोगों को लिखवानी होती हैं। ठीक है, उसका रिकॉर्ड होता है। तो पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम ये चीज़ें भी होती हैं, भाई लिखवाना ही पड़ेगा। ऐसे किसको क्या पता चलेगा कि तुम लोगों ने ये चीज़ की डिस्कवरी करी है, नहीं पता चलेगा। तुम्हारी डिस्कवरी तुम में रह के समझ जाएगी। देयर इज़ ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट सर्टेन कंपनीज आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट फॉर द प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज दैट मेक यूज़ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, प्लांट एंड अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज दैट हैव लॉन्ग बीन आइडेंटिफाइड, डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय फार्मर एंड इंडिजिनस पीपल ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन और कंट्री। तो लोगों में गुस्सा है अगर कहीं के प्लांट का, मतलब अगर कहीं एरिया का कोई पर्टिकुलर प्लांट है, किसी कंट्री का पर्टिकुलर प्लांट है जिसको पहले फार्मर्स यूज़ करते थे, उसके बाद किसी साइंटिस्ट ने ले लिया, मतलब ऑलरेडी वो काम हो रहा था। ठीक है, लेकिन उसको, उस प्लांट को या किसी ऑर्गेनिज्म को वो लोग ले गए, फिर उसको ऑल्टर कर दिया और फिर बाद में अपना नाम लिखवा दिया पेटेंट में। तो लोगों में इस बात को लेके भी गुस्सा है। ठीक है, कि भाई ये तो हमारे यहाँ की चीज़ थी, वहाँ क्यों लेके गए तुम लोग, और ये तो हम पहले से यूज़ कर रहे हैं, तो इसका क्रेडिट तुमको क्यों मिल रहा है। ठीक है, ये भी चीज़ें होती हैं भाई। और आजकल तो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है। राइस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है, हम लोगों को पता है। द प्रेजेंस ऑफ विच गोज़ बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन एशियाज़ एग्रीकल्चरल हिस्ट्री। अगर हम देखें तो बहुत पुराने टाइम से चावल का होता है भाई, मतलब क्या होता है, आयात निर्यात होता है। देयर आर एस्टिमेटेड 200,000 वेराइटीज़ ऑफ इंडिया, वेराइटीज़ ऑफ राइस इन इंडिया अलोन, मतलब अकेले इंडिया के अंदर 200,000 चावलों की वैरायटी हैं, जिसमें से 27 हैं बासमती राइस की। ठीक है, जो डाइवर्सिटी है राइस की इंडिया के अंदर वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कहीं पे मतलब मुझे बहुत कम ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर एक्चुअल में खेती वगैरह होती है। तो इंडिया बहुत एग्रीकल्चर के मामले में बहुत एडवांस्ड कंट्री है। तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम चावल की बहुत अच्छी खेती देखें और ज़्यादा वैरायटीज़ देखें तो वो इंडिया में ही है। बासमती राइस एक बहुत अच्छा यूनिक एग्जांपल है। उसके पास बहुत अलग फ्लेवर होता है, स्मेल होती है, बहुत अच्छी सुगंध होती है। मुझे तो पता है, मैंने खाया हुआ है ना, बहुत टेस्टी बनता है। एंड लगभग उसकी 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज़ हैं भाई बासमती की, जो इंडिया में ग्रो करवाई जाती हैं। तो देयर इज़ रेफरेंस टू बासमती इन एंशियंट टेक्स्ट, फॉल्कलोर एंड पोइट्री एज इट हैज़ बीन ग्रोन फॉर सेंचुरीज। बहुत सालों से इसको उगाया जा रहा है, तो लोगों के दिलों में अच्छा खासा स्थान है इसका। 1997 के अंदर अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। उसके बाद 1997 में किसी अमेरिकन कंपनी ने बासमती राइस के ऊपर खुद का पेटेंट राइट लिख लिया था, खुद का पेटेंट राइट ले लिया था। किसके थ्रू? यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस के थ्रू। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वैरायटी ऑफ बासमती इन द यूएस एंड अब्रोड। दिस न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन फार्मर्स वैरायटी। अब देखो, अब यहाँ तुमको ये बात अच्छे से समझ आएगी कि उन लोगों ने लिखवा तो दिया कि ये बासमती राइस जो है वो उसका पेटेंट अमेरिकन कंपनी ने लिखवा लिया, लेकिन वो जो नई वैरायटी वो लोग बेच रहे थे ना किसी भी पूरे अब्रॉड में, मतलब कहीं पे भी, पूरे यूएस में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी, तो वो जो नई वैरायटी थी ना वो पहले से ही इंडिया के फार्मर्स जो हैं वो बेचते आ रहे थे। ठीक है, मतलब इंडिया के फार्मर की उन्होंने ग्रो करी ये वाली नई वैरायटी, उन्होंने बनाई, उन्होंने ग्रो करी, उन्होंने ही सब जगह फैलाया इसको कि भाई ये वैरायटी है, और फिर अमेरिकन कंपनी आके खुद का पेटेंट ले गई, तो गलत बात है ना। तो क्रेडिट किसका होना चाहिए? इंडिया के फार्मर्स का, बट ले कौन गया? अमेरिकन कंपनी। तो इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विद सेमीडॉ वेराइटीज़। इंडियन बासमती राइस को सेमीडॉ वेराइटीज़ के साथ क्रॉस करवाया एंड क्लेम्ड एज एन इन्वेंशन और अ नोवेल्टी, और उसको इन्वेंशन की तरह ले लिया। The patent extend to functional equivalent, implying that the other people selling बासमती राइस could be restricted by the patent। और फिर बाकी लोग जो बासमती बेच रहे हैं
वो उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। सेवरल अटेम्प्ट हैव ऑल्सो बीन मेड टू पेटेंट यूजेस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस बेस्ड ऑन इंडियन एग्रीकल्चर हर्बल मेडिसिन, जैसे कि टर्मरिक पे भी, नीम पे भी, इनके ऊपर भी पेटेंट आया हुआ है। इफ़ वी आर नॉट विजिलेंट एंड वी डू नॉट इमीडिएटली काउंटर दीज पेटेंट एप्लीकेशन ऑफ द कंट्री, इंडिविजुअल मे एनकैश ऑन अवर रिच लेगेसी एंड वी मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। अगर तुम लोग जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लोगे तो तुम्हारी हल्दी, नीम, बासमती राइस कोई और ही फैलाएगा फिर, ठीक है। तुम लोगों को क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तो अगर हमको अपनी कंट्री की लेगेसी बचानी है, अपने कंट्री की ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब भाई यही तो चीज़ें होती हैं किसी भी कंट्री के लिए। अब कोई स्पेसिफिक चीज़ है, सिर्फ वो चीज़ इंडिया में बन रही है, ठीक है, बासमती राइस मान लेते हैं, तो अब बाद में जाके बाहर के कंट्रीज़ में भी वो चीज़ बिकने लग गई और नाम किसका आ रहा है, अमेरिकन कंपनी का, तो ये बात तो गलत है। तो तुम्हारे हल्दी, नमक, इन सबको बचाओ, ठीक है, ध्यान रखो इन सबका। फटाफट से कोई एक्शन लेना होता है, ऐसे नहीं कि सोचेंगे 10-15 साल बाद देख लेंगे, ऐसे नहीं होता। बायोपिरेसी इज़ द टर्म यूज टू रेफर टू द यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न्ड विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। बायोपिरेसी का मतलब लगभग एक तरीके से चोरी ही होता है। मतलब हम लोग किसी के भी नेचुरल रिसोर्सेज को चुरा लेते हैं, उसको, उसके बाद उनको ना क्रेडिट देते हैं, ना उसकी बनती हुई जितनी भी पेमेंट है वो उनको चुकाते हैं, ठीक है। तो बायोपिरेसी और लगभग हम बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, अलग अलग कंट्रीज़ की कंपनीज़ होती हैं, वो किसी भी कंट्री का कोई भी रिसोर्स, बायो रिसोर्स को चुरा लेती हैं, उसके बाद उनको प्रॉपर वो नहीं देती, क्रेडिट वगैरह, पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं देते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने ये एक्चुअल में बनाया था। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज, अब आई डोंट थिंक यहाँ कुछ खास है, ठीक है। अगर मैं इसमें तुमको एक चीज़ बताऊँ, ये तुम खुद पढ़ना, कुछ ना समझ आए तो मेरे को बता देना। इसमें एक चीज़ जो है वो है कि ये चीज़ पूछी जाती है, इंडिया पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल। ये चीज़ पूछी जाती है कि कौन सा बिल पास करा है, ठीक है। अभी तो हाल ही में अगर अपन देखें तो इंडियन पेटेंट बिल का सेकेंड अमेंडमेंट अभी क्लियर करा है इंडियन पार्लियामेंट ने, ठीक है। तो आई डोंट थिंक इस चैप्टर में ऐसा कुछ था जो ना समझ आया हो, बट स्टिल जज नहीं करूँगी मैं, फिर भी गलत बात है, क्या पता नहीं आया हो तो मुझे बता देना, कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो तो। बाकी पढ़ते रहो, लिखते रहो, बता दो अगला अब 11th में कौन सा चैप्टर शुरू करना है, ठीक है। तो हमारी 12th यहाँ ख़त्म होती है। इट वॉज़ अ वेरी 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 नाइस जर्नी विद यू ऑल। हाँ, आई एम हैप्पी। ठीक है, अब चलो तो टाटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बच्चों।